हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड पर। और जैसा कि आपको पता है कि एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है लैंग्वेज सीरीज सुपर टेट के लिए, जिसमें तीनों लैंग्वेज यानी कि आपकी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों को हम एक साथ देखते हैं और रोज़ देखते हैं। और ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम तक चलेगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको 10 बजे ज्वाइन करना है ताकि आप लाइव चैट में रिप्लाई कर सकें। अदरवाइज़ आप बाद में भी ये वीडियो देख सकते हैं जब भी आपको समय मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। रेडी हो जाइए रिप्लाई करने के लिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं पहले कभी नहीं बोलती हूँ लेकिन अब बोलने लगी हूँ क्योंकि फिर आप भूल जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, पीपल पात सरिस मन डोला, इनमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार? फटाफट से बताइए, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए, ये बोला जा रहा है कि मन जो है वो पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार हो गया, क्योंकि यहाँ पे उपमा दी जा रही है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? बेसिकली ये आपका थोड़ा साहित्य से आ जाता है, पर थोड़ा बेसिक तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता ही है कि कुछ भी आ जाता है, कहीं से भी आ जाता है और फिर बाद में उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी लिया जाएगा कि नहीं पता नहीं। तो इससे बेटर है कि आप अपना तैयारी अच्छे से रखिए, हर तरह से प्रश्न आप कर सकिए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत। संस्कृत के जस्ट पहले की भाषा हो जाती है उज्ज्वल। इस शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध रूप में ये कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। फटाफट से ऑप्शंस देख लीजिए। तो देखिए, उज्ज्वल अक्सर इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होता है। इसमें जो आधा जल लगता है ये 2 बार लगता है, यही इसकी खासियत है। यहाँ पे एक शब्द लिखा है जो मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी, क्योंकि पढ़ूंगी तो सही उत्तर आ जाएगा। तो ये इसका शुद्ध रूप क्या होगा वो आपको बताना है। ऑप्शंस हैं, देख लीजिए। और राइट, तो सही उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, प्रदर्शनी होता है। ये इसकी शुद्ध वर्तनी है, वर्तनी से प्रश्न आते हैं। और ये अगर आप सुपर टेट की क्लास ले रहे हैं ना, और अगर आपका यूपी टेट अभी क्लियर नहीं है या नेक्स्ट यूपी टेट आप देने वाले हैं, उसके लिए भी काम करेगा। क्योंकि सुपर टेट यूपी टेट आपको एक मान के चलना है, हिंदी लैंग्वेज तो कम से कम आपको सेम मान के चलनी है। यही है कि यूपी टेट में जो है आपका साहित्य पोर्शन भी आ जाएगा, सुपर टेट में साहित्य पोर्शन इंक्लूड नहीं है। सदचयन का संधि विच्छेद क्या होगा? सतधन चयन, सतधन चयन, सदधन चयन, समधन चयन? तो देखिए, द तो है जो वो ज बनता है ना, तो यहाँ पे ज का कहीं कोई सेंस नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है, सतधन चयन, सतचयन करेक्ट आंसर हो जाता है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है क्या? जज के द्वारा मृत्यु दंड सुनाना, अपना संबंध तोड़ना, लिखे हुए को काट देना या बहुत अच्छा लिखना? और सही उत्तर हो जाता है आपका इस प्रश्न के लिए, कलम तोड़ना मतलब बहुत अच्छा लिखना, एकदम बेहतरीन लिख देना। पीताम्बर कौन सा समास है? जो ऑप्शन है उनमें देख लीजिए, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास? हालांकि पीताम्बर जो है ये वर्ड ऐसा है कि ये आपका कर्मधारय समास के अंतर्गत भी आता है। अगर ऑप्शन में आपके कर्मधारय समास है तो आप वो लगा दीजिए। अगर कर्मधारय नहीं है, बहुब्रीहि बस है, तो आप वो लगा दीजिए। दोनों में से रहेगा कोई एक ही, या तो बहुब्रीहि रहेगा या तो कर्मधारय। यहाँ पे बहुब्रीहि समास है ना। पीला है अंबर जिनका, वस्त्र जिनके, मतलब अर्थात श्री कृष्ण। तो ये सही आंसर हो जाता है। अब कभी अगर ऐसी सिचुएशन आई कि बहुब्रीहि भी लिखा है कर्मधारय भी लिखा है, तब वो विवादित प्रश्न है, तब उसमें कॉमन नंबर मिलेंगे। क्यों परेशान है, पर लगा के सही आइएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। पंचवटी कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय? तो पहला पद क्या है? संख्यावाची है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत फेमस पावक है, नायक है, ये दो चार है जो बहुत पूछे जाते हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, पौ धन अक। और कौन सी संधि है बताइए फटाफट से कमेंट करके, क्योंकि बहुत फेमस संधि है और बहुत इजी भी है। आए, अब, आए, आओ ऐसे देख के बहुत इजीली इसको गेस भी कर लिया जाता है। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन ईश, जगधन ईश, जगद धन ईश या जगधन दीश? जगदीश।
तो ये आपका सही उत्तर बनता है ऑप्शन नंबर ए, जगत धन ईश, ये सही आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आज आपका जो संस्कृत से प्रश्न है वो पूरे समास के प्रश्न हैं। कल संधि के थे, आज समास के हैं। देख लीजिए, कृष्णाश्रिता में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि? तो क्योंकि जहाँ पे भी कारक चिन्ह का लोप, जैसे कृष्ण पर आश्रित, तो पर यानी कि कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, तो आपका वहाँ पे हमेशा तत्पुरुष समास होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जलमग्न, इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि? तो जल में मग्न, अगेन कारक चिन्ह का ही लोप हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी ही सही जाएगा, तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष युक्त समास है कौन सा? यूपदारु, चौर भयम, राजपुरुष, सभा पंडित, जिसमें चतुर्थी तत्पुरुष लगा है। क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि कारक चिन्ह का लोप होता है, तो इसलिए इसमें भी विभक्ति, जिस चिन्ह का लोप हो रहा है, जिस कारक या जिस विभक्ति के चिन्ह का लोप हो रहा है, उसके हिसाब से जो है तत्पुरुष के भी टाइप होते हैं। फिर तत्पुरुष के और भी भेद होते हैं, जैसे नई तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, ये भी सब होते हैं, उपपद तत्पुरुष, ये करके होते हैं। अभी इस प्रश्न के लिए जो आपका सही आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यूप दारू, ये बन जाएगा यूपाय दारू हो। ठीक है, यानी कि खंबे के लिए लकड़ी, जैसे हम कहते हैं, शुद्ध हिंदी में हम इसको ये कहेंगे कि इसका अर्थ जो होता है वो होता है कि खंबे के लिए जो लकड़ी होती है। तो जब कभी भी समासिक पद के पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का लोप हो रहा है, तब वहाँ पे चतुर्थी तत्पुरुष होता है। जैसे मैंने हिंदी बोल इसका विच्छेद किया तो क्या, विग्रह किया तो हुआ यूपाय, पाय, आय लग रहा है, चतुर्थी विभक्ति लग रही है ना। चौर भयम में समास है कौन सा? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या द्वंद्व? चौर भयम, चोर से भय, ऐसा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी तत्पुरुष समास हो जाता है। कुपुरुष, इसमें कौन सा समास है? अब यहाँ पे देखिए, तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है ये पूछा है। नई तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, गति तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष? तो देख लीजिए यहाँ पे जो सही उत्तर, बिल्कुल जितने भी लोगों ने गेस किया, आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रादि तत्पुरुष सही उत्तर है। थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आगे ऐसा प्रश्न आए तो आपसे बन जाए। देखिए, जब कभी भी किसी तत्पुरुष समास में उसका पूर्व पद या एक अव्यय हो, और अव्यय में क्या हो, या तो कु लगा हो या तो प्र लगा हो, ये अगर दोनों लगे हैं तो वो आपका प्रादि तत्पुरुष कहलाएगा। नई तत्पुरुष, जैसे कि नाम में न दिख रहा है आपको, निगेटिव में जाता है अगर उसका पूर्व पद नकारात्मक भाव के लिए हो, जैसे कि न लगा हो या अ लगा हो, है ना। जैसे अज्ञा लगा हो, अनश्वह लगा हो, मतलब ये, मतलब अनश्वह लगा नहीं हो, अनश्वह मतलब वर्ड में बता रही हूँ आपको, जिसमें अ लगता हो, क्योंकि अ भी जो है निगेटिव सेंस लेकर आता है, जुड़ता है, तो ये आपका नई तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, उपपद काफ़ी पूछा जाने वाला समास है, तो जिसमें समासिक पद में उपपद क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तब आपका उपपद तत्पुरुष होता है। जैसे धर्मज्ञ, इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है। खैर, अभी फिलहाल हम आगे देखेंगे। नीलोत्पलम शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधाराएं, बहुव्रीहि? तो यहाँ पे आपका कर्मधारा विशेषण विशेष्य का भाव उत्पन्न होता है। आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है सी, कर्मधाराएं समास है। नीलम च तत् उत्पलम, नीला जो कमल, ऐसा सेंस निकल के आता है, ऑप्शन नंबर सी सही होता है। पीताम्बरम शब्द में कौन सा समास है? कर्मधाराएं, बहुव्रीहि। ओके, तो देख लीजिए, ऊपर मैंने बता ही दिया था, इस पे आप लोग कॉमन नंबर लेके चले जाइए, चाहे कर्मधारा लगाइए चाहे बहुब्रीहि लगाइए, अपनी जगह पे दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोनों सही हो जाते हैं, तो कॉमन मार्क्स मिलते हैं इसके लिए। महाराजा हमें समास है कौन सा? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधाराएं, बहुब्रीहि? महाराजः, महान राजा, है ना, महाराजा, महान राजा, तो राजा की विशेषता बताई जा रही है, महान है वो, तो बिल्कुल वो कर्मधाराएं समास के अंतर्गत आ जाता है। पंचवटी में समास है कौन सा? द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि? पंचवटी, तो पांच वटी की बात हो रही है, तो बिल्कुल द्विगु समास हो जाता है। मेरे ख्याल से यही हिंदी में भी मैंने पूछा था। द्विगु समास का प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक, विशेषणवाचक, उपमानवाचक, इनमें से कोई नहीं? संख्यावाचक, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए आ जाते हैं इंग्लिश पे। 10 क्वेश्चन देखेंगे अलग अलग टॉपिक से इंग्लिश के। इम्प्रूव द अंडरलाइन वर्ड्स। द कार्स डोर आर लूज,
क्या लगेगा, क्या इसका सही सेंटेंस होना चाहिए? कार का जो दरवाज़ा है वो लूज है, ढीला है करके। कार डोर्स आर लूज, डोर्स ऑफ कार आर लूज, डोर्स ऑफ द कार आर लूज। या फिर अगर आपको लगता है ये सही है तो फिर डी वाला गेस कर लीजिएगा, आई मीन टिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, डोर्स ऑफ द कार आर लूज। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। जब कभी भी पॉजेसिव संबंध कारक दिखाना हो, पॉजेशन दिखाना हो सजीव वस्तु के लिए, तो हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं बेसिकली, या ऑफ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई निर्जीव चीज़ है तो हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी यानी कि इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ऑफ का ही यूज़ करके बनाते हैं। और ये बिल्कुल डोर्स ऑफ लगाया, ऑफ द, फिर कार आर लूज एज इट इज़ लिख दिया। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। रिजेंटमेंट, ऑल राइट। सिनोनिम बताना है इसका आपको, समानार्थी शब्द। थोड़ा सा आपको हिंट करूंगी, इसका जो अर्थ होता है हिंदी में वो होता है नाराजगी, गुस्सा। तो इसका जो समानार्थी शब्द होगा, जैसे मैंने बोला गुस्सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, एंगर। अगला देखेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नीचे कुछ लिंक्स दी हैं कुछ मेरे अदर चैनल्स की, तो आप वहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं। सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम इन द एक्टिव पैसिव वॉइस। वॉइस का क्वेश्चन है। द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विद वाटर। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में लिखा है, पैसिव में चेंज कर दीजिए। तो पहली बात तो ये कि द ग्लासेस जो है आपका, ये यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, ऑब्जेक्ट हो जाता है कि वेटर ने क्या फिल किया, क्या भरा, गिलास को भरा है ना। तो ये आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा। तो द ग्लासेस लगेगा सबसे पहले। यहाँ पे द ग्लास बस है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, द ग्लास नहीं लिखा है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी द ग्लास नहीं लिखा तो ये भी नहीं होगा। कुछ सही सोचना है, आंख बंद करके लगाइए, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होता है। द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर, दैट मच। मतलब ये अगर छोटी छोटी चीज़ें भी पता है ना आपको, तो बहुत ज़्यादा गहराई में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल अल्टरनेटिव। सी एडवाइज दैट आई ब्लैंक कर्टेल एक्सपेंडिचर। शुड, शैल, शुड हैव, शैल बी। तो यहाँ पे देखिए शुड का यूज़ किया जाता है। शुड का यूज़ जो है जनरली किसी सलाह या इच्छा को प्रकट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे शी एडवाइज दैट आई शुड, उसने सलाह दी कि मुझे, तो चाहिए के अर्थ में शुड का यूज़ होता है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाता है, उसने मुझे सलाह दी कि मुझे खर्च में कटौती करनी चाहिए। चाहिए मतलब शुड लगाना है। चलिए देख लेते हैं। फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से गलत स्पेलिंग किसकी है? तीन की स्पेलिंग सही है, किसी एक की गलत है, वही बता दीजिए। तो देखिए रिफ़र की यहाँ पे स्पेलिंग जो है गलत है। मॉनसून इज़ राइट, एवरीथिंग इज़ राइट, आई मीन रिफ़र जो है वो गलत है। रिफ़र की सही स्पेलिंग सिंपली होती है REFER, जिसका अर्थ होता है हवाला देना। ठीक है, रिफ़र से ही बना है एक वर्ड रेफरेंस। द प्रोवर्ब रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे मीन्स वॉट। बहुत फेमस प्रोवर्ब है, इसका अर्थ बताना है। क्योंकि जो आपकी कहावत होती है, मुहावरे होते हैं, उनका शाब्दिक अर्थ कुछ अलग होता है पर उनका सेंस कुछ अलग निकलता है। आपको उसका सेंस ही बताना होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से होता है, वर्क विच रिक्वायर्स लॉन्ग टाइम फॉर इट्स एकम्पॉलिशमेंट। मतलब कि ऐसा काम जो, जैसे रो, यहाँ पे जो इसका शाब्दिक अर्थ भी आप देखेंगे तो ये होता है कि रोम जो है, रोम एक देश, वो एक दिन में नहीं बनाया गया था, ये सेंस निकल के आता है। तो बिल्कुल, क्योंकि रोम भाई एक चीज़ बनाने के, एक शहर बसाने के लिए तो बहुत समय लगेगा। तो वही चीज़ हो जाती है कि जो कोई काम ऐसा होता है जो लंबा समय लेता है तो वो अपना पूरा टाइम लेता है ना। ऐसे अचानक से उसको नहीं किया जा सकता। द प्लेस इज इन्फेक्टेड ब्लैंक पॉइजनस स्नैक्स। प्रिपोजिशन फिल करिए विद, इन, फ्रॉम, बाय। ऑल राइट, विद यहाँ पे सही हो जाता है। जब कोई किसी रोग से ग्रसित होता है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विद का यूज़ किया जाता है। टेंस आइडेंटिफाई करनी है। टेंस मैंने पढ़ाई है, थ्योरी बन जाना चाहिए। आई एम फीलिंग टेंस एंड माई हेड इज एचिंग। मतलब मैं वो टेंशन फील कर रही हूँ, टेंशन वाली सिचुएशन फील कर रही हूँ और मेरा जो सिर है वो दर्द कर रहा है।
तो या इसका जो सही आंसर होगा आपका आई एम फीलिंग टेंस। यहाँ पे वर्ड जो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, ये आई एम लगा है, आईएनजी लगा है, तो सीधे सीधे आईएनजी लगा है, इज लगा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म दोनों को देख के आपको समझ में आ जाता है ऑप्शन नंबर सी सही होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखेंगे नेक्स्ट, डिटरमाइनर यूज़ करना है आपको। कैन यू गिव मी ब्लैंक मोर इन्फॉर्मेशन। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं ये मैंने पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे कि क्या तुम मुझे कुछ जानकारी दे सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा नहीं है पर इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में एनी का यूज़ किया जाता है। क्या तुम मुझे कुछ जानकारी दे सकते हो, एनी। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन। सही सेंटेंस जो ग्रामेटिकल सही है। पंक्चुएशंस भी देखना है आपको, मात्राएं कहाँ कैसी लगी हैं, सही है कि नहीं। ग्रामर, टेंस, सारी चीज़ों को देखते हुए गेस करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे कंट्रास्ट शो करना है। इसका सेंस ये निकलेगा कि वो जहाँ तक है कि वो ना ही कहेगा, फिर भी हमें पूछना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, ऐसा ये सेंस निकल कर आता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि वो आंसर निगेटिव आएगा, फिर भी हम पूछ रहे हैं, ऐसा का सेंस में आ रहा है, तो वहाँ पे आपको हमेशा दो या ऑल दो का यूज़ करना चाहिए, जबकि किसी भी सेंटेंस में दो या ऑल दो का यूज़ नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आई जस्ट होप कि आपको आपका सेशन जो है अच्छा लगा होगा। कितने सही हुए हैं प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड या वीडियो को लाइक करिए, शेयर ज़रूर कर दिया करिए, थोड़ी सी आपकी तरफ से मेरे लिए हेल्प हो जाएगी। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।